मेरा नाम शेखर है। इस दुनिया में मेरे माता पिता नहीं थे। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने माता पिता के बिना ही गुजारी थी। जब मैं 5 साल का था तब मेरे माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। उस समय मेरी दादी जिंदा थी और मेरी 18 साल की उम्र होने तक दादी ने मेरी परवरिश की थी। मेरी दादी लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन किया करती थी, क्योंकि मेरे पापा का कारोबार तो शुरू से ही ज़्यादा बड़ा नहीं था। पहले तो कमाने वाले पापा थे, मगर पापा के मर जाने के बाद दादी पूरी तरह से अकेली रह गई थी और उन पर अपने पोते की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए उन्होंने अपने पोते की परवरिश करने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करना शुरू कर दिया। मेरी दादी को लोग अपने घरों का जो भी काम बताते थे, मेरी दादी पैसों के लिए कर लिया करती थी। उन पैसों से हम 2 वक्त का खाना खा लिया करते थे और दादी ने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया भी था। 18 साल की उम्र से पहले पहले मैं हाई स्कूल करने के बाद फ्री हो गया था और उसके बाद मैं अपने ही मोहल्ले में एक आदमी के पास इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने के लिए चला जाता था। मेरी दादी ने उनसे कहा हुआ था कि मेरे पोते को अच्छी तरह से काम सिखाना, ताकि आगे चलकर कामयाब बन सके। मैं जिस दुकान पर इलेक्ट्रिशियन का काम सीखता था, वो मुझे महीने की सैलरी तो नहीं दिया करते थे, मगर थोड़े बहुत पैसे दे दिया करते थे और मैं वो अपनी दादी को लाकर दिया करता था। मेरी दादी बहुत खुश होती थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पूरी तरह से काम सीख गया था और लोगों के घरों में जा जाकर मैंने उनकी बिजली ठीक करने का काम शुरू कर दिया था। फिर मैं अपनी पूरी कमाई अपनी दादी को लाकर दिया करता था और इस तरह से दादी ने लोगों के घरों में काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और फिर भी उन्होंने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। मैंने अपने माता पिता को ज़्यादा तो नहीं देखा था, मगर मैं उन्हें ही अपना सब कुछ मानता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी दादी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई और मैं पूरी तरह से अकेला हो गया था। मेरी दादी जो लोगों के घरों में काम करके मेरा और अपना भी पेट पाल रही थी और मेरी परवरिश भी किया करती थी, अब जब उनके आराम का समय आया था तो वो इस दुनिया से चली गई थी। अब मैं इतना बड़ा तो हो गया था कि वो मेरे लिए लड़की तलाश करके मेरी शादी कर देती, मगर शायद उनके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था और अपने पोते की शादी वो अपने हाथों से नहीं कर सकी, बल्कि उसे अकेला छोड़कर चली गई। दादी के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास रहता था। मैं जिस जगह पर रहता था ये एक छोटा सा गांव था। गांव में तो मुझे ज़्यादा काम नहीं होता था, मगर मैं ज़्यादातर शहर में जाकर काम किया करता था। वहाँ के लोग मुझे अपने घर की लाइट की फिटिंग करने के लिए बुलाया करते थे। ज़्यादातर मैं बुकिंग पर जाता था। मेरी कोई परमानेंट नौकरी नहीं लगी हुई थी, इसलिए जब मैं घर से अपने काम के लिए निकलता तो कभी कभी मुझे 4-5 घंटे भी लग जाते थे और कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता था। एक बार मुझे शहर के एक कॉलेज में लाइट की फिटिंग करने के लिए बुलाया गया था। मैं जब उस कॉलेज में लाइट की फिटिंग करने के लिए गया और अपने काम में बिजी हो गया, तब वहाँ पर कॉलेज की टाइमिंग थी और सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। मुझे मेरा काम बता दिया गया था। फिर थोड़ी देर के बाद जब छुट्टी हुई तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट अपने अपने क्लासरूम से बाहर निकल गए थे। उसी दौरान मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उसे पहली नज़र में देखते ही मैं अपना दिल खो बैठा था। न जाने क्यों मुझे वो इतनी पसंद आ गई थी। मैंने नोटिस किया था कि जब मैं उसे घूर घूर कर देख रहा था तो वो भी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने उसका प्यारा सा चेहरा देखकर जब उसे एक छोटी सी स्माइल पास की तो वो भी मुस्कुराने लगी थी। उस दिन तो कॉलेज का काम 4 घंटे करने पर भी ख़त्म नहीं हुआ था। फिर अगले दिन मैं वहाँ पर काम करने गया तो मैंने देखा कि वो लड़की दोबारा से मेरे सामने आ गई थी और मैं उससे बात करने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं चाहता था कि बस किसी भी तरह से मेरी इस लड़की से बातचीत शुरू हो जाए, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं कुछ भी करके इसे हासिल करना चाहता था। इसी तरह एक दिन हम दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। कॉलेज से तो मेरा काम ख़त्म हो गया था, मगर हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया था और हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। मुझे उसकी बातें बहुत पसंद आती थी। वो अपने कॉलेज से एमएससी कर रही थी और उसका लास्ट ईयर चल रहा था। इस दौरान तो हमारी बातचीत खूब चलती रही थी और मैं भी बहाने बहाने से कॉलेज के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था। उस लड़की के खातिर मैं रोज़ शहर जाता था। उससे बात करने से मेरा मन हल्का हो जाता था और मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा अकेलापन धीरे धीरे दूर होने लगा है। मैं उसकी मोहब्बत में खो चुका था। उसने मुझे अपने बारे में बताया था कि उसके पिता एक अमीर इंसान है, उसका घर भी बहुत बड़ा है और वो अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन है।
उसके भाई उसे बहुत प्यार करते हैं। घर में उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का बहुत ध्यान रखा जाता है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं भी इसी तरह तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे पिता की तरह अमीर इंसान तो नहीं हूँ, मगर कोशिश यही करूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और हमेशा तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी हो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगती थी और कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जिससे प्यार किया जाता है उसके साथ हर हाल में गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारे हालात जैसे भी होंगे मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश होता था, क्योंकि कभी भी वो मुझसे अलग होने की बात नहीं करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की मोहब्बत की खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। उस लड़की का नाम श्रेया था। श्रेया दिखने में जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर उसका मन था। मगर अजीब बात ये थी कि कई दिन तक जब मैं उसके कॉलेज के बाहर खड़ा रहा तो उसने कॉलेज में अचानक ही आना जाना बंद कर दिया था। फिर मुझे कॉलेज से पता चला कि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैं लगातार उसका नंबर ट्राई कर रहा था, मगर उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। उसके मोबाइल नंबर के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था जिसके थ्रू मैं उससे कोई कांटेक्ट कर सकूं। मैं हर रोज़ उसका मोबाइल नंबर ट्राई किया करता था और हर रोज़ उसके कॉलेज के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था कि कभी तो वो अपने कॉलेज आएगी। मगर कई दिन गुजर गए थे, उसका तो कोई अता पता ही नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया था कि अचानक श्रेया मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई। मगर मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, किसी न किसी दिन मेरे सामने वो ज़रूर आएगी। इसी उम्मीद में मैं हर दिन उसके कॉलेज के आगे आकर खड़ा हो जाता था और फिर मेरी उम्मीद गलत साबित नहीं हुई थी। एक दिन श्रेया ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी कि तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज के बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जबकि मैं कॉलेज के आसपास ही टहलता रहता था, इसलिए मैं जल्दी से कॉलेज के गेट के पास चला गया और मुझे वहाँ पर श्रेया मिल गई थी। श्रेया को देखते ही मुझे सुकून भरी सांस आई थी। मैंने कहा, श्रेया तुम कहाँ चली गई थी? कितने दिनों से मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है। श्रेया कहने लगी कि मुझे माफ़ करना, दरअसल मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, मगर मैं आज सारी कश्तियाँ जलाकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने अपने घर वालों से जिद की थी कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करना चाहती, तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं दिन रात तुम्हें याद करती थी। तुमसे कांटेक्ट इसीलिए नहीं रख पाई क्योंकि मेरे घर वालों को अगर पता चल गया कि तुम्हारा मेरे साथ अफेयर चल रहा है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। मगर मैं तुमसे अलग भी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने कहा, बताओ तुमने कौन सा फ़ैसला किया? तो वो कहने लगी कि तुम मुझे यहाँ से भगाकर अपने घर ले चलो। तुम्हारे बारे में मेरे घर वाले नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनकी बेटी किसके साथ गई है। मैं अपने घर से सामान लेकर आ गई हूँ। मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर वापस चली गई तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करवा देंगे, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैंने तो सिर्फ सच्ची मोहब्बत तुमसे ही की है। श्रेया की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए मैं शॉक्ड रह गया था। फिर मैंने उससे कहा कि श्रेया तुम होश में तो हो? तुम जानती हो कि घर से भागने का अंजाम तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा। तुम्हारे घर वाले तुमसे सारे संबंध खत्म कर देंगे। तुम अपने माता पिता और परिवार से दूर हो जाओगी। मेरा तो पहले ही कोई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह लवारिसों की जिंदगी गुजारो। मेरी बात सुनकर श्रेया कहने लगी कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ और जहाँ मेरे पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है मैं उस लड़के के साथ शादी करके अपना घर बसा लूँगी। मैंने श्रेया से कहा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं सब नहीं झेल पाऊंगा कि तुम किसी और की हो जाओ। श्रेया कहने लगी, किसी और की होना तो मैं भी नहीं चाहती, इसलिए तो सब कुछ खत्म करके यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि मुझे अपने साथ भगा कर ले चलो। मैंने श्रेया से कहा कि मैं एक मामूली सा इलेक्ट्रीशियन हूँ, क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकोगी? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे पापा के घर जैसी हर फैसिलिटी मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया की ढेर सारी खुशियाँ तो नहीं दे सकूँगा, मगर सारी ज़िंदगी अपने प्यार में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर श्रेया कहने लगी कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही बहुत है। मुझे दुनिया के ऐशो आराम भरी फैसिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हें ही अपना बनाना चाहती हूँ। श्रेया की बात सुनकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था और आज पहली बार मुझे एहसास हुआ था
कि इस दुनिया में मेरी दादी के अलावा भी मेरा कोई अपना है। श्रेया को लेकर मैं अपने एक दोस्त के घर आ गया था। वहां पर हम दोनों ने वकील को बुलाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और हम दोनों ने शादी कर ली थी। हम दोनों की शादी में मेरे दोस्त ने मेरी बहुत मदद की थी। उसके बाद मैं श्रेया को लेकर अपने गांव आ गया था। यहाँ पर मैंने उसे अपना घर दिखाया। मेरा छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ मामूली सा सामान पड़ा हुआ था। मेरे घर को देखकर श्रेया बहुत खुश हुई थी। उसने कहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस छोटे से घर को स्वर्ग बना दूंगी। हम दोनों इस घर में बहुत खुशी खुशी रहेंगे। श्रेया से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब श्रेया दुल्हन बनकर मेरे घर पर आई थी। वो मेरी पत्नी बन चुकी थी और मेरी जिंदगी में आकर उसने मेरी जिंदगी को रंगीन बना दिया था। हमारी शादी को पूरे 9 महीने हो गए थे। श्रेया एक बड़े बाप की बेटी थी। मेरे घर में उसने अपने आप को एडजस्ट करके रखा हुआ था। मेरा छोटा सा घर और कुछ मामूली सी चीज़ों से ही वो अपना गुजारा किया करती थी। मेरे महीने की सैलरी बहुत मामूली सी होती थी, मगर उसने कभी मुझसे इस बात की शिकायत नहीं की थी, क्योंकि मेरे घर में आने के बाद उसका कभी कोई शौक पूरा नहीं हुआ था। मगर फिर भी वो खुशी खुशी मेरे साथ जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मुझे शहर में एक घर से इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए कॉल आई थी, इसलिए मैं श्रेया को बताकर चला गया था कि मुझे घर लौटने में रात हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना। श्रेया जानती थी कि मैं ज़्यादातर शहर के ही काम करता हूँ। मेरा काम निपट गया था और फिर रात के टाइम पर मैं बड़ी खुशी खुशी अपने घर को वापस लौट रहा था। मेरे खुश होने की वजह यह भी थी कि मेरे हाथ में रंग बिरंगी पायल थी जो कि मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। यहाँ पर एक दुकान से मैंने अपनी पत्नी के लिए पायल खरीद ली थी जो बहुत सुंदर थी, और मैंने सोच लिया था कि जैसे ही घर जाऊँगा तो अपनी पत्नी को ये पायल गिफ्ट कर दूँगा, तो इन्हें देखकर वो बहुत खुश होगी, क्योंकि वो हमेशा अपने पैरों में पायल पहने रहती थी और पूरे घर में उसकी पायलों की आवाज़ छन छन गूंजती थी। जैसे ही बस गांव के बस स्टॉप पर रुकी और कंडक्टर ने आवाज़ लगाई तो मैं फ़ौरन नीचे उतर आया और बड़े बड़े कदम उठाता हुआ गांव के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। बस कुछ देर की दूरी थी और मैं अपने घर पहुंच जाता और अपनी प्यारी पत्नी से मुलाकात करता, लेकिन घर के दरवाजे पर आकर मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और रात का समय हो रहा था। ज़्यादातर मेरे घर का दरवाज़ा बंद ही रहता था। मेरी पत्नी को कहीं भी आने जाने की आदत नहीं थी, वो हमेशा घर पर रहती थी, लेकिन आज रात के समय घर का दरवाज़ा खुला देखकर मैं अचानक चौंक गया था। मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मैं इसीलिए परेशान होता हुआ दरवाज़ा खुला छोड़कर घर के अंदर आ गया। मैंने घर के अंदर चारों तरफ देखा तो मेरी पत्नी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी और मैं अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे वहीं से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी पत्नी कमरे के अंदर कुछ कर रही थी और मुझे कमरे के अंदर देखकर वो अचानक चौंक गई। कहने लगी, अरे आप आ गए। आपने तो मुझे रात के 9 बजे तक आने के लिए कहा था, मगर अभी तो 8 बज रहे हैं। मैंने उससे कहा कि हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं शहर से जल्दी ही घर आने के लिए निकल गया था। ये कहते हुए मेरी नज़र मेरे कमरे में रखी हुई टेबल पर पड़ी, जिस पर एक घड़ी रखी हुई थी। मैं धीरे धीरे इस घड़ी के करीब गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नज़र पत्नी के ऊपर डाली तो उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। मैंने वो घड़ी अपने हाथ में ले ली। ये घड़ी मेरी तो नहीं थी, और फिर इस घड़ी की कंडीशन देखकर भी लग रहा था कि ये घड़ी कहीं से कहीं तक भी मेरी नहीं हो सकती। मैं तो एक मामूली सा इंसान था जो थोड़े से पैसे कमाकर अपने घर का गुजारा किया करता था, मगर इस घड़ी को देखकर लगता था कि ये घड़ी किसी अमीर इंसान की है, क्योंकि ये ब्रांडेड घड़ी थी और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपनी पत्नी से चौंकते हुए कहा कि ये घड़ी कहाँ से आई, किसकी है ये? मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी कहने लगी कि पड़ोस वाली एक औरत हमारे यहाँ आई थी, उसके पति की है। वो कह रही थी कि तुम्हारे पति इलेक्ट्रीशियन है, मेरे पति की घड़ी खराब हो गई, क्या इसे सही कर सकते हैं? मैंने उनसे कह दिया था कि आप घर पर नहीं हो तो आप इस घड़ी को यहाँ पर छोड़ जाओ। जब मेरे पति आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूँगी वो इस घड़ी को ठीक कर सकते हैं या नहीं। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, कोई इंजीनियर नहीं हूँ जो इस घड़ी को ठीक कर दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि कल तुम उनको ये घड़ी वापस कर देना। मेरी बात सुनकर जल्दी से श्रेया ने घड़ी मेरे हाथ से छीन ली थी, मगर इस दौरान श्रेया की हालत
बड़ी बदली बदली सी लग रही थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि श्रेया मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि जैसे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आज थे, ऐसे एक्सप्रेशन मैंने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखे थे। मेरी पत्नी पीछे अलमारी की तरफ मुड़ी और उसने मुझे कुछ पैसे लाकर दिए। मैंने कहा, ये पैसे किस लिए हैं? तो वो कहने लगी कि जब मैं छोटी थी मेरे पापा टेलर थे और मैं उनके पास बैठ जब उनको कपड़े सिलते हुए देखती थी तो मुझे भी कपड़े सिलने का शौक आता था, इसलिए मेरे पापा ने बचपन में मुझे सिलाई सिखा दी थी। फिर एक मामूली से टेलर से मेरे पापा एक बड़े दुकानदार बन गए। मेरे पापा का कपड़े का कारोबार है, बस मुझसे इसी तरह से कपड़ों की सिलाई करनी आ गई थी। आज मोहल्ले की जो औरत आपसे घड़ी सही करवाने के लिए आई थी, उसी ने कहा था कि मुझे कपड़े सिलवाने की बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझसे कपड़े सिलने आते हैं, तुम चाहो तो मुझे कपड़े दे सकती हो, मैं शाम तक तुम्हारे कपड़े सिलकर तुम्हें वापस कर दूंगी। मैंने उसे उसके कपड़े वापस दे दिए और वो मुझे उनके बदले ये पैसे दे गई। जब आप कमरे के अंदर आए तो मैं वहीं सब कुछ समेट रही थी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि वो रकम तो बहुत ज्यादा थी और सिर्फ कपड़े सिलने से इतनी ज्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते। ये बात एक तरह से ठीक भी हो सकती है कि मेरी पत्नी कपड़े भी सिल सकती है, क्योंकि इस घर में मेरी दादी की पुरानी सिलाई मशीन रखी हुई थी। हो सकता है कि उसने उसी सिलाई मशीन से कपड़े सी लिए हों, मगर इतने ढेर सारे पैसे देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैंने पैसे पकड़ लिए थे और अपनी पत्नी से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ऐसे में अगर उससे कोई सवाल करता तो शायद वो ये समझती कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चुप हो गया था। लेकिन मेरे दिल में अजीब सा शक पलने लगा था। क्या ये सच था कि मेरी पत्नी ने उस औरत के कपड़े सिल दिए थे, या फिर मेरी पत्नी झूठ बोल रही थी? और अगर मेरी पत्नी ने उसके कपड़े सिल दिए थे तो फिर वो इतने ढेर सारे पैसे मेरी पत्नी को क्यों देकर गई थी? यही सब बातें सोचते हुए अचानक मेरा ध्यान अपने हाथ पर गया, जिसमें मैंने वो छोटी सी थैली पकड़ी हुई थी जिसमें पायल थी। मैं इनको अपनी पत्नी को देना ही भूल गया था, जो मैं इतनी मोहब्बत और खुशी से लेकर आया था। इस वक्त मैं इन पैसों को हाथ में लेकर सोच रहा था कि अब मैं इन पैसों का क्या करूं, जबकि मेरी पत्नी किचन में मेरे लिए खाना गर्म करने के लिए चली गई थी। मैं भी बाहर आकर आंगन में रखी हुई चारपाई पर लेट गया था। मेरे अंदर की मोहब्बत और एक्साइटमेंट एकदम से मर गई थी। अपनी पत्नी पर मुझे अजीब तरह का शक होने लगा था, लेकिन मैं किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज से पहले तो कभी मेरी पत्नी के पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे। हालांकि इससे पहले भी मैं कई बार शहर जा चुका था। आज शायद मेरी गैर मौजूदगी का मेरी पत्नी ने फायदा उठाया था। ये सोच आने की देर थी कि मैं एकदम घबरा गया और उठकर देखने लगा। मैंने अपनी पत्नी को ध्यान से देखा। वो रोज की तरह आज भी किचन में बिजी थी, मगर आज उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बदले हुए थे। उसके चेहरे पर पकड़े जाने की शिकस्त साफ नजर आ रही थी। मेरे दिल में भी इन पैसों को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो मर्द की घड़ी भी मुझे अजीब सी उलझन में डाल रही थी, क्योंकि मोहल्ले की हर औरत ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो भला इलेक्ट्रीशियन एक घड़ी कैसे सही कर सकता है? मैं खामोश रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी खाना लेकर आई। मैं उस समय चारपाई पर लेटा हुआ था और मैंने अपना बाजू अपनी आंखों पर रख लिया था। उसने मुझे आवाज देकर उठाया, शेखर उठो, खाना खा लो। देखो आज मैंने तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं। उसके कहने पर मैं उठकर बैठ गया। बस मैंने 1-2 चम्मच ही खाना खाया था। मेरा दिल अचानक घबराने लगा और मैंने खाना ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भूख नहीं लग रही है। ये कहकर मैं दोबारा से चारपाई पर लेट गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि कमरे के अंदर एक छोटी सी थैली रखी हुई है, उसमें मैं तुम्हारे लिए पायल लेकर आया हूँ, पहनकर देख लेना कि कैसी लगी है। ये कहकर मैं दोबारा से अपना बाजू आंखों पर रखकर लेट गया था। मेरी पत्नी कहने लगी, तो आपने मुझे पायल अपने हाथों से क्यों नहीं पहनाई? आप मुझे अब पायल के बारे में बता रहे हो? मैंने अपनी पत्नी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो मेरे करीब से उठकर कमरे में पायल की थैली लेने के लिए चली गई थी। उसने पायल निकाल कर देखी और कहने लगी कि ये तो बहुत सुंदर है। अगर आप ये मुझे अपने हाथों से पहनाते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मैंने अपनी पत्नी की इस बात को भी इग्नोर किया था और ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे कि मैं सो रहा हूँ। मेरी पत्नी ने अपने हाथ से ही पायल पहन ली थी और उसके पैरों में पड़ी पायल की छन छन आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी।
कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं अपनी पत्नी से अभी तक ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ है। मैं आपको देख रही हूँ कि आपका मूड मेरी तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मगर मैंने अपनी पत्नी को कोई भी जवाब नहीं दिया और कहने लगा कि जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अगले दिन मेरे पास शहर जाने के लिए कॉल आ गई थी। आज मुझे एक बंगले में लाइट की फिटिंग करने के लिए जाना था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि वहाँ ज़्यादा काम नहीं है, मैं शाम के 5 बजे तक घर वापस आ जाऊँगा। मेरी पत्नी ने मुझे नाश्ता दिया और फिर मैं घर से सुबह 9 बजे तक निकल गया था। मैंने बंगले में काम किया और फिर मैं दोपहर के 3 बजे तक निपट गया था और पूरे 1 घंटे में मैं अपने घर आ गया था। जैसे ही मैं अपने घर आया तो आज भी मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी पत्नी मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी कि आप तो 5 बजे आने वाले थे ना, अभी तो 4 ही बजे हैं। मैंने अपनी पत्नी को अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, क्यों, मैं 1 घंटे पहले घर के अंदर नहीं आ सकता क्या? मेरी बात सुनकर अचानक मेरी पत्नी घबरा गई। आज भी उसके चेहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि आज मेरे कमरे में कुर्सी पर एक आदमी की शर्ट रखी हुई थी। मैंने ये शर्ट उठाकर देखी और अपनी पत्नी को सवालिया नजरों से देखने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। मैंने कहा, ये शर्ट किसकी है और घर में कैसे आई? तो मेरी पत्नी कहने लगी कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं कपड़ों की सिलाई करती हूँ। बस पड़ोस वाली औरत अपने पति की शर्ट मुझसे सिलवाने के लिए लाई थी। इसकी सिलाई उधड़ गई थी, सिर्फ वही सिलाई लगवाने के लिए लाई थी। मैं कल ये शर्ट उनको वापस कर दूंगी। और वो हमारे लिए फ्रूट्स भी लेकर आई थी। उन्होंने कहा था कि वो मेरे कपड़ों की सिलाई से खुश होकर मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। मैंने देखा तो फ्रूट्स टेबल पर ही रखे हुए थे। इतने ढेर सारे फ्रूट्स देखकर मैं दंग रह गया था और सोचने लगा कि पड़ोस वाली औरत ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो रही क्या? आखिर मोहल्ले की वो कौन सी औरत है जो मेरी पत्नी से कभी तो अपने पति की घड़ी सही करवाने के लिए लेकर आती है, तो कभी अपने पति की शर्ट सिलाई करवाने के लिए लेकर आती है और फिर खुश होकर मेरी पत्नी को कभी पैसे तो कभी फ्रूट्स देकर जाती है। आज मुझे पक्का यकीन हो रहा था कि मेरी पत्नी ज़रूर झूठ बोल रही है। मुझे अपनी पत्नी का सच जानने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जो मैं अपनी पत्नी को दिखा सकूं। वो मेरी मोहब्बत थी और मैं उस पर बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। मैं जानता था कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है, क्योंकि जब भी मेरी पत्नी झूठ बोलती थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही होते थे और इस बार भी मेरी पत्नी के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे ही थे जिनको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे दिल में आने लगा कि कहीं मेरी पत्नी से कोई औरत नहीं बल्कि कोई मर्द तो मिलने नहीं आता, क्योंकि हर बार कुछ ऐसी ही निशानियाँ मुझे अपने घर में देखने को मिल रही थी। मगर मेरी पत्नी तो मुझसे मोहब्बत करती थी, तो फिर वो मेरे साथ बेवफाई कैसे कर सकती है? मैंने अपने दिमाग को संभालने की कोशिश की और सोचा कि मुझे इस तरह अपने दिमाग को कन्फ्यूज़न में नहीं डालना चाहिए, बल्कि अपनी पत्नी की सच्चाई सामने लेकर आनी चाहिए। तभी कोई हल निकल सकता है। तभी मुझे पता लगेगा कि क्या सच में घर में कोई औरत आती है या फिर कोई मर्द। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया जिससे मेरी पत्नी की सारी सच्चाई सामने आ सकती थी। आज रात तो मैं खाना खाने के बाद सो गया था, मगर अगले ही दिन जैसे मैं सोकर उठा तो मैं तैयार होने लगा। मेरी पत्नी मुझे देखकर कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, आज मुझे शहर के ही कुछ लोगों के यहाँ बिजली का काम करने के लिए जाना है। आज भी मैं देर से आऊँगा। तुम दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना, क्योंकि हर बार बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी कहने लगी कि आप ठीक कह रहे हो, मैं दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लूँगी। इस तरह मैं सुबह नाश्ता करने के बाद घर से निकल गया था और फिर मैं अपनी गली के नुक्कड़ पर ही अपने चेहरे को छुपाकर खड़ा हो गया था कि कहीं मेरी पत्नी को पता न चल जाए कि मैं शहर नहीं बल्कि घर के आसपास ही हूँ। मेरे घर से निकल जाने के बाद मेरी पत्नी ने घर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद तो कर लिया था और मैं नुक्कड़ पर ही इधर उधर टहल रहा था और अपने घर पर नज़र रखे हुए था कि कब मेरे घर पर कौन आता है। मैं देखना चाहता था कि आज मेरे घर पर कौन आने वाला है। मुझे अपने घर पर नज़र रखते हुए काफ़ी समय हो गया था। सुबह से दोपहर हो गई थी, मगर कोई भी मेरे घर पर नहीं आया था और मैं था कि अभी तक अपना चेहरा छुपाकर इधर उधर घूम रहा था। फिर जब शाम का टाइम हुआ तो मैंने देखा कि एक आदमी बाइक पर मेरे घर की तरफ जा रहा है। मैं उस आदमी का पीछा करते हुए उसे देखने की कोशिश करने लगा।
वो आदमी अपनी बाइक मेरे घर के दरवाजे के आगे रोक चुका था और उसने बाइक को साइड पर लगाया, खुद गाड़ी से उतरकर मेरे घर का दरवाजा बजाने लगा। मैं इस आदमी की शक्ल देखकर दंग रह गया था, क्योंकि ये कौन आदमी था? मैं इसे नहीं जानता था और ये मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रहा था? मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी थी और मुझे अब अपनी पत्नी से नफरत होने लगी थी, क्योंकि इस आदमी का मेरे घर पर क्या काम था? उस समय जब मेरी पत्नी घर पर अकेली थी, मेरा दिल तो उस समय टूटा था जब मेरी पत्नी ने दरवाजा खोलकर उस आदमी को घर के अंदर ले लिया था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी ये सब कुछ देखकर, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक अनजान मर्द को घर के अंदर कैसे आने की इजाजत दे सकती है? अब मुझे समझ आया था कि मेरी पत्नी मेरे घर से जाने के बाद इस मर्द को बुलाती है। तभी तो मुझे एक बार घड़ी मिली थी और दूसरी बार में एक शर्ट मिली थी। वो सब सामान जरूर इस आदमी का ही होगा। और मेरी पत्नी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि पड़ोस की कोई औरत आती है उसके पास। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, आज उसने मेरे प्यार का मजाक बना दिया था। अगर उसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं था तो वो मुझे बता भी तो सकती थी। भला मुझे धोखा देने की उसे क्या जरूरत थी? मेरी आंखों में एक अजीब सा जुनून उतर चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़कर उसे डिवोर्स दे दूंगा और अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं किसी बेवफा औरत को अपने घर में जगह नहीं दे सकता जो मेरे पीठ पीछे दूसरे मर्दों को घर में बुला रही हो। मैं गुस्से से चलता हुआ अपने घर के दरवाजे पर गया। मेरे घर का दरवाजा सिर्फ बंद था, लॉक नहीं था। इसलिए मैंने एक झटके से दरवाजे को खोल दिया, जो कि तेज आवाज के साथ खुल गया था। दरवाजे की तेज आवाज सुनकर मेरी पत्नी भागती हुई दरवाजे पर आई और मुझे देखकर चौंक गई। बिल्कुल इसी तरह जब किसी इंसान का झूठ पकड़ा जाता है। मेरी पत्नी मुझे देखकर मेरे करीब आई और कहने लगी कि आप बड़ी जल्दी आ गए, क्या हुआ आपको? मैंने अपनी पत्नी को हाथ से धक्का दिया और घर के अंदर घुसता चला गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि बताओ कहाँ है वो आदमी जिसे तुमने घर में बुलाया है। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो वो आदमी कुर्सी पर फैलकर बड़ी आराम से बैठा हुआ था। उसे देखकर तो मेरा खून खौल उठा था। मैंने जल्दी से उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। मेरा उस आदमी के साथ झगड़ा शुरू हो गया था। मैं बार बार उसे यही कह रहा था कि बता कौन है तू जो मेरी पत्नी से मिलने आता है। मेरी पत्नी मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी और बार बार यही कह रही थी कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, आप ये क्या कर रहे हो? वो कह रही थी कि छोड़ दो इनको, तुम नहीं जानते कि ये कौन है। मैंने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मेरे घर में क्या करते हो और तुम मुझे कितने दिनों से बेवकूफ बना रही हो। मैं उस आदमी को बार बार मार रहा था। वो आदमी पलटकर मुझे नहीं मार रहा था और मेरी पत्नी बार बार मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरी पत्नी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि ये मेरे भैया हैं, तुम गलत समझ रहे हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर अचानक मेरे हाथ रुक गए थे। मैंने जैसे ही अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो रोते हुए कहने लगी कि हाँ ये मेरे बड़े भाई हैं। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। वो कहने लगी कि मैं सच कह रही हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। ये मेरे भैया हैं और मुझसे मिलने के लिए आते हैं। तुम सुकून से मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊँ, मगर तुम तो इतना गुस्सा कर रहे हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अपनी पत्नी की बात पर मेरे हाथ ढीले हो गए थे और उस आदमी ने अपने आप को मुझसे छुड़ा लिया था। मेरी पत्नी अपने भाई की तरफ गई और उसके कपड़े ठीक करते हुए कहने लगी कि भैया आप यहाँ बैठो, आप ठीक तो हो ना? मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। वो आदमी बिस्तर पर बैठ गया था और लगातार मुझे घूर रहा था, जबकि मैं भी उसे घूर रहा था। मेरी पत्नी हम दोनों के लिए पानी लेकर आई और कहने लगी कि आप दोनों को शांत हो जाना चाहिए, मैं बताती हूँ कि सच्चाई क्या है। मेरी पत्नी ने कहा कि शेखर ये मेरे बड़े भैया हैं, उस दिन तुमने उनकी ही घड़ी देखी थी। दरअसल इन्होंने यहाँ आकर अपने हाथ धोए थे, जिसकी वजह से उनकी एक्सपेंसिव घड़ी में पानी चला गया था। इसलिए उन्होंने अपनी घड़ी हाथ से उतार कर रख दी थी और जाते समय ये अपनी घड़ी लेकर जाना भूल गए थे। और उस दिन तुमने इनकी ही शर्ट देखी थी। मेरे भैया को यहाँ आने के बाद बहुत गर्मी लग रही थी और उस दिन बिजली भी चली गई थी। तुम तो जानते हो ना कि गाँव की बिजली कितनी जाती है। मेरे भैया को ज्यादा गर्मी में रहने की आदत नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी थी। उनकी शर्ट बहुत पसीने की हो रही थी, इसलिए मैंने उनको तुम्हारी शर्ट पहनने के लिए दे दी थी और वो तुम्हारी शर्ट पहनकर चले गए थे और अपनी शर्ट यहीं पर छोड़ गए थे।
इस मोहल्ले में मेरी एक दोस्त रहती है, वो हमारे घर के हालात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसने भैया को जाकर बता दिया था कि तुम्हारी बहन जहाँ रहती है बहुत परेशानी भरे दिन गुजार रही है। उसके घरेलू हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मगर वो बेचारी ऐसी हालत में भी अपनी शादी को निभा रही है। मेरी दोस्त की बात सुनकर मेरे भैया से रहा नहीं गया, इसीलिए वो मुझसे मिलने के लिए आ गए। उस दिन तुम घर पर नहीं थे। भैया मेरे घरेलू हालात देखकर बहुत अफसोस करने लगे थे, क्योंकि मैं एक अमीर पिता की बेटी हूँ। अपने घर पर तो मुझे कभी सर्दी गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ था। भैया ने जब देखा कि ये बहुत छोटा घर है और यहाँ पर सामान भी बहुत कम है, मेरा गुजारा तुम्हारे साथ बहुत मुश्किल से हो रहा है और तुम्हारी सैलरी भी बहुत कम है, क्योंकि भैया मुझसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पूछ चुके थे, तो भैया जाते समय मुझे वो पैसे दे गए थे जो मैंने तुम्हें दिए थे। वो ये पैसे देकर मेरी और तुम्हारी मदद करना चाहते थे। मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं बता सकती थी कि ये पैसे मेरे भैया देकर गए हैं। मैं जानती थी कि तुम्हें हर्ट होगा, तुम यही सोचोगे कि तुम मुझे सुकून की लाइफ नहीं दे रहे, इसलिए मेरे भैया तुम्हें पैसे देकर गए। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि पड़ोस की औरत मुझसे कपड़े सिलवाने के लिए लाई थी। अगली बार भैया का मुझसे मिलने का मन किया तो उन्होंने मुझे कॉल कर ली थी और कहने लगे कि जब भी तुम्हारा पति घर में ना हो तो तुम मुझे कॉल करके बुला लेना। दूसरी बार जब तुम गए तभी मैंने भैया को कॉल करके बुला लिया था और वो मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आए थे। और आज भी मैंने भैया को यहाँ पर इसीलिए बुलाया क्योंकि भैया मुझसे मिलना चाहते थे और मैं भी अपने भाई को देखना चाहती थी। मैं अपने मायके तो नहीं जा सकती, मगर इसी तरह से अपने भाई को देखकर अपना दिल भर लेती हूँ। मैं जानती थी कि इतने सारे झूठों की वजह से तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रूर शक आ जाएगा, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम ये सोचोगे कि मेरा किसी मर्द के साथ, जैसा तुम सोच रहे थे शेखर, वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरे भैया सिर्फ अपनी बहन की मदद करना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी बहन को किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। मैंने जो कुछ किया वो सब उन्होंने नादानी समझकर माफ़ कर दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए था और ना ही अपने साले को इतनी बुरी तरह से मारना चाहिए था। मैंने अपने साले से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी, उसने भी मुझे माफ़ कर दिया था, मगर आज मेरी गैरत जाग उठी थी। मैं अपनी पत्नी को उसके मायके जैसी जिंदगी नहीं दे सका और अपने मायके वालों से भी वो मेरी वजह से अलग हो गई। मेरा तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं। मुझे अकेलेपन का बहुत एहसास होता था, मगर मेरी पत्नी का तो इस दुनिया में पूरा परिवार था। उसे कैसा महसूस होता होगा, मुझे अब उसकी तकलीफ का अंदाज़ा हुआ था। मैंने अपने साले से कहा था कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो हमारी नादानी थी, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, हमें माफ़ कर दो। मेरा साला कहने लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। वो हमारे घर से चला गया था, मगर अब की बार भी वो मेरी पत्नी के लिए और मेरे लिए कपड़े लेकर आया था, जो जाते समय हमें देकर चला गया था। सारी रात मुझे इसी टेंशन में नींद नहीं आई थी कि मैंने अपनी पत्नी पर शक किया। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी वजह से उस बेचारी के परिवार वाले उससे दूर हो गए, और फिर आज जो मैंने किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मेरी पत्नी का मूड तो पहले जैसा ही था, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था और अपनी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता था। इसीलिए जैसे ही अगली सुबह हुई तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी मेरे कहने के मुताबिक तैयार हो गई थी और फिर मैं उसे घर से बाहर लेकर आ गया था। हम लोग बस में बैठ गए थे। मेरी पत्नी और मैं जिस जगह आ गए थे वहाँ आने के बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम जानते भी हो कि तुम क्या करने जा रहे हो। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, उनके पास छोड़कर नहीं आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों तुम्हारे माता पिता से माफ़ी मांग लें, क्योंकि हमारी वजह से उनका भी दिल दुखा। मेरी बात पर मेरी पत्नी तसल्लीमंद हो गई थी और उसके बाद हम उसके घर के अंदर चले गए थे। वहाँ जाने के बाद मैंने अपने ससुर और सास से माफ़ी मांग ली थी। मेरी पत्नी भी उनके पैरों में गिरकर रोने लगी थी, मगर मेरी पत्नी के घर वालों ने उसे गले से लगा लिया था, क्योंकि वो लोग उसकी शक्ल से तरस गए थे। आखिरकार वो उनकी इकलौती बेटी थी। गलती तो हर इंसान से होती है और उन लोगों ने उसे माफ़ कर दिया था। हमने उनसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी थी और खुशी खुशी हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया गया था। मेरी पत्नी अपने माता पिता और अपने भाइयों से मिलकर बहुत खुश हुई थी। उस दिन तो हम लोग वहाँ से अपने घर आ गए थे। हालांकि मेरी पत्नी के घर वाले उसे जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज रात मुझे और मेरी पत्नी को बहुत सुकून वाली नींद आई थी,
क्योंकि हर रात हमें यही डर रहता था कि उसके पिता बहुत पैसे वाले आदमी हैं। अगर उनको हमारे बारे में पता चल गया तो कहीं वो हम दोनों को नुकसान न पहुंचा दे। मगर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे ससुर ने अपनी बेटी को फ़ोन करके घर आने के लिए कहा। उन लोगों ने हम दोनों को अपने यहाँ खाने पर इनवाइट किया था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने हमारे मिलने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हम लोग वहाँ पर खूब अच्छे से तैयार होकर चले गए थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमारा बहुत खुशी खुशी वेलकम किया था और फिर सारे मेहमानों के सामने मेरे ससुर ने ऐलान कर दिया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जीते जी अपने दोनों बेटों और अपनी बेटी के नाम कर देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत भी तैयार करके रख ली थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को उनका हिस्सा दे दिया था और मेरी पत्नी को भी उसका हिस्सा दे दिया था और अब अपने पिता की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मेरी पत्नी के नाम पर है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि शेखर, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा की दी गई प्रॉपर्टी बेचकर अपना कोई कारोबार शुरू कर लो, ताकि मेरे घर वालों को भी सुकून रहेगा कि उनकी बेटी खुश है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है और इसमें मेहनत तो तुम्हें ही करनी है, तभी तो हमें कामयाबी मिलेगी। मेरी पत्नी की बात बिल्कुल सही थी। मेहनत में तो मैंने कभी कमी छोड़ी ही नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके पापा की दी गई प्रॉपर्टी बेचकर एक होटल खरीदा और उस होटल को हम दोनों ने चलाना शुरू किया। मैंने अपनी पत्नी को उस होटल की मालकिन बना दिया था और मैं खुद उस होटल का मैनेजर बन गया था। कुछ दिनों बाद ही हम दोनों का होटल चल निकला और इस तरह हम दोनों पति पत्नी कामयाब हो गए। मैं आज भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी बहुत सुकून से गुजार रहे हैं और मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी का किरदार बहुत साफ है। वो बहुत अच्छी औरत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।